ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 18th रैंक लास्ट टाइम हासिल की थी। अब इनकी गलतियां देखिए आप, क्या आप इनसे कम गलतियां करते हैं? आप भी इतनी गलतियां करते होंगे ना, कोई चेक करेगा तो इतनी सब कह देगा ये भी लिखो, वो भी लिखो, वो भी लिखो। तो जब ये 18th रैंक पा सकते हैं तो आप क्यों नहीं? जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम मेंस की कॉपी यूपीएससी की जो टॉपर्स की कॉपी है हिंदी माध्यम वाली वह देख रहे हैं, जिससे हमें ये पता चले कि हम जिस समय पेपर देने वाले हैं उस समय ये लोग कैसे लिखते थे, कैसा लिख लिख कर इन्होंने यूपीएससी की जो जर्नी है उसको कंप्लीट किया और प्रॉपर आईएएस बने। रवि सिहाग जी, जो कि आप जानते हैं 4 बार इन्होंने एग्जाम दिया था और 18th रैंक हासिल की थी लास्ट टाइम में और प्रॉपर आईएएस मिल गया था इन्हें। ठीक है, इनकी स्टार्टिंग की कॉपीज दिखा रहे हैं। 2018 की इनकी कॉपी है, 6th नंबर कॉपी है। एक हमने जो दिखाई थी वो पहली या दूसरी कॉपी थी, ये 6 नंबर की कॉपी है। आप इतनी स्टार्टिंग की क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि आप भी स्टार्टिंग फेज में हैं, आपको डर लग रहा है कि सर मैं लिख नहीं पाता, सर मैं ऐसा, सर मैं वैसा। तो ये कॉपियां दिखाकर मैं यही आपको मोटिवेशन देना चाहता हूँ कि भाई साहब, आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से आपकी हो रही है। कोई भी प्रॉपर लिखना नहीं सीख पाता। स्टार्टिंग या तो वो बढ़िया से एमए वगैरह किया हो और बढ़िया से वो इसने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हो तो वो लिखना जानता होगा, वरना सभी स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत लिखना सीखते हैं और अंत तक जाते यानी मेंस तक जाते जाते वह प्रॉपर ठीक ठाक लिखकर टॉपर बन जाते हैं। तो हिंदी माध्यम की है रवि कुमार सिहाग जी की। अब देखो इनकी 250 में से 39 नंबर आ रहे हैं, 250 में 39। तो यहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी। और ये पहली कॉपी नहीं, ये कॉपी कौन सी है? 6th नंबर की कॉपी है और पहले में भी ऐसे ही कुछ नंबर था। तो धीरे धीरे ग्राफ ऊपर बढ़ता है, ऐसे 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 ऐसे, फिर आपके नंबर जो है वो 100 तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का जो डर है कि सर लिख नहीं पाते ऐसा वैसा, इस कॉपी को देखकर आपका सारा डर खत्म हो जाएगा। लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, बीच में मैं नहीं बोलूंगा और जिसको फायदा हो उस तक ये पहुंचा दीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन, एससीओ और असगाबाद समझौते में भारत की सदस्यता इस सच्चाई की अभिव्यक्ति है कि भारत के हित जितने हिंद महासागर से जुड़े हैं उतने ही यूरेशियाई भूभाग से भी जुड़े हैं। चर्चा कीजिए। तो पहले तो आपको इसमें अंडरलाइन या हाईलाइट कर लेना है कि क्या क्या चीजों पर फोकस रहना है हमें। तो पहला तो एससीओ की बात उसने की है, फिर असगाबाद समझौते की बात की है और फिर ये कहा है कि जितना हित हिंद महासागर में हमारे सुरक्षित हैं या जितना हित हमारे हिंद महासागर से हैं उतने ही यूरेशियाई भूभाग से भी हैं। अब इसको आपको 150 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिखा पहले इनका देख लेते हैं। गत वर्ष यानी ये हाल ही की घटनाएं हैं, इसका मतलब भारत का शंघाई सहयोग संगठन और हाल ही में असगाबाद समझौता जो कि विभिन्न मध्य एशियाई के देशों के आयात हित समझौता है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, लाभ की संभावनाओं की दोहन की आकांक्षा को व्यक्त करता है। तो अगर आपको ये दोनों पता ही नहीं है सीओ के बारे में और असगाबाद समझौते के बारे में, तो आप यहीं पे सरेंडर कर देंगे कि कोई पता ही नहीं है। तो इसके लिए आपको शंघाई सहयोग संगठन यानी कि आपका जो स्टैटिक पोर्शन है वो मजबूत होना चाहिए। एससीओ है और जितनी भी स्टैटिक चीजें हैं वह सब मजबूत हो, फिर आपका करंट अफेयर्स पे कमांड हो, तो आप इन सब क्वेश्चंस को कर पाएंगे। जहाँ एक और हिंद महासागर भारत के व्यापार की दृष्टि से, देखो उन्होंने लिखा भी है कि हिंद महासागर से हम मात्रा की दृष्टि से 95% व्यापार करते हैं। आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से एक्ट ईस्ट नीति, मैरीटाइम नीति, ब्लू अर्थव्यवस्था, संसाधन विदोहन के जरिए महत्वपूर्ण है। उपयुक्त समूहों से भारत का जुड़ना भी इसी प्रकार हितों की पूर्ति का माध्यम है। तो इन्होंने पहले बात बता दिया कि हिंद महासागर हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये गलतियां क्या हैं वो भी अभी देखेंगे, पहले इनका देख लें कि कैसा लिखते हैं, क्योंकि आप भी वैसा ही लिख रहे होंगे या इससे भी खराब लिख रहे होंगे। तो आप अंडर एस्टिमेट मत करना, कहना मैं खराब लिख रहा हूँ लेकिन खराब से ही अच्छा लिखूंगा। एक दिन आपको ए बार एप्रिल याद करने में कई महीने लग गए थे। ठीक है, आज आपको ABCD सब याद है, तो ये सोचकर पढ़ाई किया करिए कि हम अच्छा करने के प्रयास करते रहेंगे। संसाधनों की प्रचुरता, अब देखो संसाधनों की प्रचुरता कहाँ है, तो कजाकिस्तान में यूरेनियम उत्पादन विश्व में प्रथम है, मध्य एशियाई में रूस में तेल है, गैस है, और ये सब उन्होंने बता दिया। आंतरिक सुरक्षा, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में बढ़ता आतंकवाद, कट्टरपंथी
ISI, ये सब उन्होंने समस्याएं बता दी। फिर मध्य एशिया के साथ साथ इस क्षेत्र के माध्यम से यूरोप तक में व्यापार हो जाएगा, क्योंकि हम नीचे से बढ़िया सी जो सड़कें हैं वो बनाना का प्रयास कर रहे हैं, सड़क, रेल और जो जल संसाधन है, तीनों का प्रयोग करके। फिर देखो चौथा, चीन पाक गठबंधन पर अंकुश लगाने की मदद मिलेगी। चौथा है INSTC कॉरिडोर, जारांग दालाराम हाईवे, यानी जो भी हम कर रहे हैं वह सब बता दिया। इस प्रकार दक्षिण में समुद्री हितों के साधने के साथ साथ भारत को विश्व शक्ति के लिए उत्तर के देशों के साथ भी सहयोग संबंध मजबूत करने के लिए उपयुक्त दोनों मंच महत्वपूर्ण साबित होगी। यानी इन्होंने पहले क्या बता दिया कि हिंद महासागर में हम अपना कैसे चीजें महत्वपूर्ण है उसको हमें बनाए रखना आवश्यक है। फिर उन्होंने बता दिया कि इधर जो है वह कितना महत्वपूर्ण है वह भी बता दिया, यानी दोनों चीजों को समझा दिया। लेकिन गलतियां कहाँ कहाँ हुई, इन्हें और क्या लिखना चाहिए था, क्या कम करना चाहिए था। पहली बात, सटीक लिखें, मध्य एशिया एवं फारस की खाड़ी के बीच वस्तुओं की आवाजाही को सुगम बनाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय परिवहन एवं पारगमन गलियारा है। ये बताएं कि है क्या असगाबाद समझौता, क्योंकि आपने देखा इसमें असगाबाद समझौता क्या है उन्होंने बताया नहीं है। दूसरा, मात्रात्मक अशुद्धियों पर हमेशा ध्यान दें। ठीक है, मात्रात्मक अशुद्धियां मतलब मात्रा की अशुद्धियां ना करें, ये जैसे स्पेलिंग मिस्टेक ना करें या जो भी। भारत की सदस्यता के निहितार्थों को सटीक व स्पष्ट तरीके से बताएं और विस्तार भी दें। जैसे इन्होंने केवल ये बता दिया कि क्या क्या महत्वपूर्ण है यहाँ पर एक एक लाइन में, कि ये महत्वपूर्ण, ये आंतरिक सुरक्षा एक्ट, तो यहाँ बताया गया कि विस्तार से थोड़ा समझाएं, थोड़ा स्पष्ट करें, क्योंकि यहाँ देखो सिंपल लिखा है कि व्यापार, आंतरिक सुरक्षा, इन सब चीजों की वजह से हमारे लिए हिंद महासागर महत्वपूर्ण है। लेकिन थोड़ा सा विस्तार अगर कर दो तो और बेहतर रहेगा, ये बात बताई गई है। अगला देखो, पहले ही क्वेश्चन में इतना सब बताया गया है, तो इससे क्या होगा, उनका मनोबल कम होगा, ये सीखेंगे कि अच्छा आपकी बार मैं लिखूंगा तो इससे बढ़िया लिखूंगा। यूरेशियाई भूभाग के संदर्भ में भारत के हितों की भी चर्चा करो। अब देखो यहाँ पे कहीं भी यूरेशियाई बात नहीं थी कि यूरेशिया हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है या कुछ भी, उतना ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें नहीं लिखी थी। भारत की सदस्यता यूरेशिया में इस भारत की महत्वाकांक्षा को पूरा करने में सहायक होगी, ये भी नहीं लिखा। विषय वस्तु को और समुद्र समृद्ध करते हुए उत्तर को और विस्तार से लेखन शैली को और बेहतर करें। अब देखो ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 18th रैंक लास्ट टाइम हासिल की थी। अब इनकी गलतियां देखिए आप, क्या आप इनसे कम गलतियां करते हैं? आप भी इतनी गलतियां करते होंगे ना, कोई चेक करेगा तो इतनी सब कह देगा ये भी लिखो, वो भी लिखो, वो भी लिखो। तो जब ये 18th रैंक पा सकते हैं तो आप क्यों नहीं? ठीक है, तो ऐसे ही मेंस आंसर राइटिंग देखते रहिए और उससे सीखते रहिए कि क्या लिखना है, क्योंकि हम दूसरों की भी गलतियों से सीखते रहना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जब से भारत में 1974 में शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण किया, तब से यह परमाणु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व्यवस्था की अस्वीकृति के निशाने पर रहा है। अब भारत परमाणु क्लब के लिए परित्यक्त देश नहीं रहा। चर्चा कीजिए। तो जो 1974 में हमने परमाणु परीक्षण किया उसके बाद की बात बताई जा रही है। तो अब पहली बात तो आपको पता होना चाहिए उस समय क्या था, 1974 में कैसे परमाणु परीक्षण हुआ, क्या था क्या नहीं। भारत के 1974 में पोखरण परीक्षण के बाद परमाणु शक्ति संपन्न देशों ने सीटीबीटी आपको पता नहीं है तो आप इसको क्वेश्चन को आंसर सही से नहीं कर सकते हैं। और दूसरा है परमाणु अप्रसार संधि तथा परमाणु अपूर्णकर्ता समूह, वासेनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप एवं मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम आदि के माध्यम से भारत को परमाणु एवं अन्य प्रौद्योगिकियों के स्थानांतरण से वंचित रखा गया। अब देखो इतनी चीजें उन्होंने बता दी। ये सब कहाँ का पोर्शन है? स्टैटिक पोर्शन है। आपने स्टैटिक पढ़ा तो ये सब चीजें आपको पता होंगी। परंतु हाल के वर्षों में घटनाक्रमों से पता चलता है कि ये अस्वीकृतियां अब प्रासंगिक नहीं रही। इसके निम्न कारण हैं। क्यों नहीं रही अस्वीकृतियां प्रासंगिक? देखो, पहला तो भारत का एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में खुद को स्थापित करना। जब हम लोगों ने परीक्षण किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में या इंदिरा जी की सरकार में, बहुत ज्यादा सेंक्शन हमारे ऊपर लगा दिए गए थे कि ये व्यापार नहीं करोगे, ये लोग व्यापार, जैसे रूस के ऊपर इस समय आप देखते हैं कि लगाए गए हैं। ठीक है, लेकिन आज के दौर पे धीरे धीरे चीजें हट रही हैं। लोगों को समझ में आ रहा है कि भारत अब वह देश नहीं रहा। भारत अब बहुत ज्यादा बड़ी इकोनॉमिक कंट्री भी बन गया है और बहुत ज्यादा यहाँ
पॉपुलेशन जो है वह ऐसी है जो हमारे देश में आकर हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे अमेरिका में हमारे यहाँ कई लोग हैं, यूएई में, दुबई में, इटली में, संयुक्त ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में कई लोग हैं हमारे यहाँ से। तो आप हम पर अब इतना ज़्यादा प्रतिबंध नहीं लगा सकते। हम अब छोटी कंट्री नहीं है इसको आप दबा लेंगे। इस समय देखो ना, ट्रंप का जो मैटर चल रहा है, और अब भारत में उसने लगा दिया, लेकिन अब भारत पाकिस्तान नहीं है जिसको आप दबा लोगे। भारत भी शेर है, आप शेर है तो हम भी शेर हैं, आओ लड़ लो। हम गीदड़ नहीं है कि आपने क्रिप्टो फेंका और आपने डॉलर फेंके और हम कहें ठीक है हम चुप रहेंगे या आपके लिए ये जो बताओ वो कर देंगे। हम पाकिस्तान नहीं है, हम भारत है। तो अब हमारे ऊपर किसी को भी प्रतिबंध लगाने से पहले या कुछ भी करने से पहले सोचना पड़ता है कि भाई फंस जाएंगे हम, ठीक है। तो वही भारत का एक जिम्मेदार परमाणु संपन्न देश के रूप में खुद को स्थापित करना। और जब हमने परमाणु शक्ति बनाई थी तब भी हमने कहा था कि हम पहले किसी के ऊपर हमला नहीं करेंगे। हाँ, किसी ने हम पर हमला किया तो उसको नहीं छोड़ेंगे। भारत की समस्त परमाणु नीति एवं मानक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। तो हमारे जो नीतियां हैं वह भी हम अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के हिसाब से ही बनाए हैं। अमेरिका के साथ 2008 में परमाणु समझौता होना भी इस क्षेत्र में भारत के कद को बढ़ाता है। हमने उसके साथ भी समझौता कर लिया था। पहले प्रयोग नहीं, जो मैंने बताया, ये नैतिकता है हमारी कि हम पहले प्रयोग नहीं करेंगे, हम हाथ नहीं चलाएंगे। अगर सामने वाले ने हाथ चलाया तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। सिंपल, आप अपनी भाषा में समझ सकते हैं। तो जब अभी बार बार गीदड़ भभगी देखता है पाकिस्तान के हम परमाणु संपन्न है, तो हमेशा से हमारे भारत की तरफ से, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो, जब अमेरिका से फोन आया था कि अटल जी वह आप पर परमाणु हमला करना चाहते हैं, तो अटल जी ने कहा था कि मैंने मान लिया, मेरा भारत थोड़ा बहुत चला जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा सुबह से पहले पाकिस्तान दिखेगा नहीं, सुबह होते ही पाकिस्तान साफ हो जाएगा पूरा। ऐसे इस बार आपने देखा सिंदूर जो हुआ था, युद्ध नहीं कह सकते उसको, लेकिन जो भी हुआ उसमें पाकिस्तान ने फिर यही धमकी दी कि परमाणु संपन्न है। इस बार के नेताओं ने भी यही कहा कि हम परमाणु संपन्न की धमकी से डरते नहीं हैं। अगर किसी ने हमारे ऊपर थोड़ा भी कुछ किया तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, ठीक है। तो परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण कार्यों के लिए प्रयोग, जैसे ऊर्जा उत्पादन, चिकित्सा, इन सब में हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि परमाणु ऊर्जा का प्रयोग केवल बम बनाने में नहीं होता है। इसी सभी कारणों के कारण विकसित देशों द्वारा भारत के प्रति लचीला रुख अपनाया गया है। अधिकतर देश जानते हैं कि भारत ऐसा नहीं करेगा। भारत एक जिम्मेदार देश है, चाहे फ्रांस हो, इटली हो, जर्मनी हो। हाँ, हमारे हित जहाँ लड़ेंगे वहां हम लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि देखो भारत टैक्स लगा रहा है कुछ भी, लेकिन उन्हें ये पता है कि जब परमाणु की बात आएगी तो भारत एक जिम्मेदार और नैतिकवादी देश है। भारत एक विकासशील देश है, सर्वाधिक वृद्धिशील अर्थव्यवस्थाओं वाला देश होने के नाते महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। इसलिए और इन सबकी बेचैनी पड़ी है क्योंकि हम इतनी तेजी से ग्रो हो रहे हैं। हाल ही में वासेनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, MTCR ग्रुप, भारत को शामिल करना भी इसी कथन की पुष्टि करता है। हालांकि आपको क्वेश्चन पढ़ के और आंसर पढ़ के समझ में आ गया होगा तो मजा नहीं आया, ठीक है, क्योंकि आप भी जब मेंस आंसर राइटिंग पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आता रहेगा कि क्या करना है। उससे आप अपने जो मेंस राइटिंग है उसको और बेहतर बना सकते हैं। अब देखते हैं कहाँ कहाँ गलतियां हुई। पहली बात तो यहाँ उन्होंने बताया सटीक लिखो, पेन चेंज कर लें, सटीक लिखो। फिर यहाँ बताया प्रतिबंध आरोपित करने के क्रम में NSG की स्थापना व इसके मापदंडों की चर्चा करना प्रासंगिक होगा। मतलब NSG की भी बात करो आप, वर्तमान परिप्रेक्ष्य को पैराग्राफ चेंज करके दिखाएं व बाद में दिखाएं। मतलब चीजें वही, एक तो पॉइंटर अगर आप यूज कर सकते हैं कि पॉइंट्स में लिखो, जैसे ये पॉइंट्स में लिखा है 1 2 3 4, ऐसे ही पॉइंट्स में लिखो तो बेहतर है। जहाँ पे चीजें नहीं हो रही है वहां पैराग्राफ चेंज कर लो। कारणों को दिखाने का आवश्यकता है, कारणों को भी दिखाओ कि क्या क्या कारण है। जापान के साथ परमाणु समझौता ये आपने छोड़ दिया, तो अमेरिका के साथ 2008 में परमाणु समझौता, वह जापान के साथ, ऐसे आप लिख सकते हैं। मात्रात्मक अशुद्धियों पर ध्यान दें, ठीक है, मात्रा की अशुद्धि जो कहते हैं ना, स्पेलिंग मिस्टेक इंग्लिश में कह देते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा था विकसित देशों द्वारा, तो यहाँ लिखा NSG द्वारा आपको लिखना चाहिए। विषय वस्तु व प्रस्तुतिकरण दोनों स्तरों पर सुधार की जरूरत, नियमित अभ्यास करें। अब देखो इन्होंने 10 में से कितने मार्क्स पाए, 3
सही 1/2 यानी 3.5 नंबर पाए हैं, और आपको लगता है आप 7 नंबर पा जाएं, कैसे पा जाएं, लेकिन इन्होंने यहाँ से 18th रैंक IAS की पाई है, यूपीएससी में पाई है, तो यहाँ से वहां तक की यात्रा ही सुखद है। ठीक है, आपको भी यही यात्रा तय करनी है। तो मेंस राइटिंग रोज करो, भले 2 क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यद्यपि अतीत में भारत और आसियान, पहले बात तो भारत और आसियान की बात हो रही है, निश्चित रूप से एक दूसरे से लाभान्वित हुए थे, यानी हमें भी लाभ मिल रहा था, उन्हें भी लाभ मिल रहा था, लेकिन भविष्य को संवारने की दृष्टि से वे अभी एक दूसरे के लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं रह गए, अब उतने महत्वपूर्ण नहीं है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, यानी आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। तो ये लास्ट में जो वर्ड होते हैं वह भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने डिस्कस करने को बोला है, क्रिटिकली एग्जामिन करने को बोला है, खाली एग्जामिन करने को बोला है। इन सब शब्दों के बारे में आपको पता होना चाहिए। पढ़ते हैं क्या बात है इसमें, और जो लोग देख रहे हैं वह इन सब क्वेश्चंस को देखकर हमें ये भी बताएं कि ये जीएस फर्स्ट की कॉपी है, जीएस सेकंड की कॉपी है, जीएस थर्ड की कॉपी है, जीएस फोर्थ की कॉपी है, जिससे देखें आप सिलेबस को कितना अच्छे से जानते हैं। कमेंट का इंतजार रहेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद 1992 से शुरू पूर्व की ओर देखो नीति प्रमुख घटक के रूप में आसियान देशों का प्रमुख स्थान है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्व की ओर देखो नीति हमारी है, कब से शुरू हुई, क्या है, किस देशों के लिए है। वही स्टैटिक पोर्शन मजबूत होना चाहिए। भारत के कुल व्यापार में लगभग इतना हिस्सा रखने वाले इस समूह के साथ संबंधों की विकास की असीम संभावनाएं मौजूद है। अब ये आपको करंट अफेयर से पता होना चाहिए कि कितना हमारा हिस्सा है, कितना हम व्यापार करते हैं, कितना आयात होता है, कितना निर्यात होता है, घाटा होता है या फायदा होता है। ठीक है, तो ये करंट, तो देखो स्टैटिक करंट दोनों मिलके काम कर रहे हैं। दोनों क्षेत्रों द्वारा बदलता व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान या बढ़ता व्यापार होगा, बढ़ता व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान, सेवा क्षेत्र में वृद्धि, ट्रांजिट कूटनीति। अब देखो इन्होंने यहाँ बता भी दिया, ट्रांजिट कूटनीति में IMT कॉरिडोर, इंडिया म्यांमार थाईलैंड कॉरिडोर, इस बात की। तो ये करंट अफेयर से आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। मेकांग गंगा कारपोरेशन, तो ये देखो ये भी लिखा इन्होंने। कट्टरपंथी ताकतों के विरोध में शिक्षा, नालंदा विश्वविद्यालय एवं दक्षिण पूर्वी देश, चीन के साथ विवाद में भारत का सहयोग आदि क्षेत्रों में विकास किया गया है, परंतु अभी भी लाभ के पूर्ण दोहन की स्थिति नहीं है, जिसके निम्न कारण हैं। पहला, निवेश की कमी। चीन का मार्च 2017 तक इस क्षेत्र में $13 अरब का निवेश था, जबकि भारत का सिर्फ $317 मिलियन निवेश। अब ये करंट अफेयर से आपको पता होना चाहिए। चीन द्वारा चेक बुक कूटनीति ट्रैक 4 नहीं है, यहाँ पे ट्रैक 8 है, आदि के द्वारा मलेशिया आदि देशों में अपनी पैठ को मजबूत बनाना। यानी यहाँ पे कारण बता दिया कि हम उधर क्यों नहीं सक्सेस हो पा रहे हैं, क्योंकि चीन भी अपना एक पैर वहां जमाए हुए बैठा है और हमसे ज्यादा निवेश, हमसे ज्यादा मदद वह करता रहता है। हमारी मजबूरी है, हम उससे अभी कम विकासशील देश हैं। अवसंरचना विकास की कमी, परियोजनाओं जैसे IMT कॉरिडोर में होने वाली देरी भी जिम्मेदार है। हम जब से पढ़ रहे थे तब से IMT पढ़ते आए हैं, आज भी IMT ही चल रहा है। आप यही देखो 2018 का ये मेंस आंसर राइटिंग है इनकी, तो 2018 में भी ये चल रहा था, आज भी IMT आप पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब देरी हो रही है। एक ये है परियोजना, ओबोर परियोजना का बढ़ता प्रभाव, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर यातायात संरचनाओं का अभाव, भारत का उत्तरी पूर्वी राज्यों की कमजोर स्थिति, क्योंकि बांग्लादेश मुंह उठा के चला गया था चीन। ठीक है, आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा। बढ़ता हुआ कट्टरवाद, आप म्यांमार में देखो कब से तख्ता पलट हो रखा है, आप बांग्लादेश में देखो कट्टरपंथ हो गया है, आप इधर पाकिस्तान में देखो, तो इधर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कट्टरपंथ हावी है। चाहे आप पूरे देश में बहुत जगह ऐसा है जहाँ कट्टरवाद चरम पर है, उसमें ईस्ट और साउथ ईस्ट वाले भी देश हमारे आते हैं। इन सभी कारणों की वजह से संबंधों को ऊंचाई पर ले जाने में कई बाधाएं आई हैं। उन्होंने कारण बता दिए किन कारणों की वजह से हम अपने संबंध और मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि 2014 के बाद से लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट में रूपांतरित कर दिया। पहले था लुक ईस्ट, यानी हम ईस्ट की तरफ देखें, अब कहा गया एक्ट ईस्ट, यानी ईस्ट की तरफ देखें नहीं, एक्ट भी करें। भारतीय नीतियों की समुद्री एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पूर्व सक्रिय दृष्टिकोण के भविष्य में संबंधों के प्रगतिकरण का संकेत भी देती है।
अब देखो इन्होंने ये सब लिखा, अब देखते हैं गलतियां क्या थी और इसे कैसे सुधार सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ मेंस आंसर राइटिंग बहुत आवश्यक है और दिसंबर से पहले आपको मेंस में पूरा महत्वपूर्ण सारी आंसर राइटिंग कर लेनी चाहिए। कम से कम 30-40 मॉक टेस्ट दे देने चाहिए 2000 दिसंबर से पहले, क्योंकि आप बीच में प्रीलिम्स और मेंस के टाइम बिल्कुल नहीं बचता है, सिर्फ रिवीजन का टाइम बचता है। इसीलिए आप दिसंबर से पहले किसी भी मेंस आंसर राइटिंग को ज्वाइन करें और उसको दें, जहाँ चेक होती हो कॉपी। भले रुपए पड़े ज़्यादा, लेकिन आप एक बार मेंस आंसर राइटिंग में कमांड कर लिए ना तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला रहेगा। महत्ता को पैराग्राफ चेंज करके लिखें और विस्तार दें। भाई पैराग्राफ चेंज पिछले वाले क्वेश्चन में भी था कि पैराग्राफ चेंज करें, यहाँ भी है। अन्य तथ्यों में लिखे चीन की आक्रामक नीति को संतुलित करने में महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये अन्य तथ्य भी लिख सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी लिखे, जैसे भारत, म्यांमार, थाईलैंड की त्रिपक्षीय हाईवे निर्माण की परियोजना अभी पीछे चल रही है। यानी ये और भी बताओ कि हम और जो है पीछे हैं, सिर्फ यही नहीं और भी बता सकते हैं आप। विषय वस्तु को और समूह समृद्ध करते हुए वही लेखा शैली बेहतर करो, वही इस सब में लिखा जा रहा है। अब यहाँ देखो 10 में से 4 नंबर मिले। ठीक है, तो अब यहाँ एक बात और देखो, इनको इतने ज्यादा फैक्ट याद है तब भी इनको कम मार्क्स मिल रहे हैं। कितने ज्यादा कि निवेश कितना चीन कर रहा है, हम कितना कर रहे हैं, हमारी कूटनीति कौन सा कॉरिडोर बन रहा है, कौन सा एक्ट नीति है और सब। तो ये फैक्ट आपको रटे होने चाहिए करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों से, तभी आप काम कर पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखो रिपीट भी हो सकता है। क्या क्वेश्चन है? इजराइल और फिलिस्तीन के संदर्भ में भारत द्वारा परंपरागत सामान्य नीति से हटकर दोनों के संदर्भ में पृथक नीति अपनाने में भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां और संभावनाएं हैं? हालिया द्विपक्षीय यात्राओं के आलोक में विश्लेषण कीजिए। यानी इस समय भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन को दोनों को अलग रखा है कि हम इजराइल जाएंगे तो आवश्यक नहीं हम फिलिस्तीन जाएं, हम फिलिस्तीन जाएंगे तो आवश्यक नहीं इजराइल जाए। पहले ऐसा होता था अगर इजराइल गए तो फिलिस्तीन भी जाएंगे, फिलिस्तीन गए तो इजराइल भी जाएंगे, जिससे दोनों को बैलेंस किया जा सके। जैसे कई देश ऐसे हैं जो पाकिस्तान आते थे तो भारत आते थे, भारत आते थे पाकिस्तान जाते थे, क्योंकि वह बैलेंस करना चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि कोई कहे देखो भारत गए हैं लेकिन पाकिस्तान नहीं गए। ठीक है, तो हाल के वर्षों में इजराइल के साथ संबंधों तथा दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की यात्राओं ने भारतीय विदेश नीति में एक नया अध्याय पेश किया, जो डिप्लोमेटिक शिफ्ट एवं डिनहाइफिनेशन का मतलब वही जो मैंने बताया, पृथक कर देश करने की नीति का उदाहरण पेश करता है। यानी अब हम एक जगह जाएंगे तो आवश्यक नहीं हम दूसरी जगह भी जाएं। इस नीति को अपनाने में संभावनाएं क्या है? दोनों चीजें हमें बतानी थी, संभावनाएं और चुनौतियां। हालांकि पहले चुनौती लिखी है तो पहले में चुनौती बतानी चाहिए, फिर संभावनाएं लिखा है, फिर संभावनाएं बतानी चाहिए, लेकिन उन्होंने पहले संभावनाएं लिखी। भारत और इजराइल में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गठन होना, दोनों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गठित हुए। आतंकवाद, पड़ोसी देशों से युद्ध, ये हमारी और इजराइल की दोनों की समानताएं हैं। आप इस समय देखेंगे कि थोड़ा सा जो इजराइल की तरफ मूव है वो हमारा इसीलिए है क्योंकि हमारे साथ जो समस्याएं हैं वही इजराइल के साथ समस्याएं हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा इजराइल की तरफ रहते हैं। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान फिलिस्तीन की तरफ रहता है। आप जानते हैं दोस्त का दोस्त दोस्त होता है और दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है, तो वही, और दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है। तो पाकिस्तान फिलिस्तीन की तरफ बोलता है, जैसे अजरबैजान पाकिस्तान की तरफ साथ दे रहा था तो हम आर्मेनिया की तरफ बोले, तुर्की पाकिस्तान का साथ दिया, हम साइप्रस में जाकर बैठ गए। ठीक है, तो ये सब कूटनीतिक चीजें चलती रहती हैं और आपको इन पर जो करंट अफेयर्स में चलता है उस पर थोड़ा सा दिमाग ऐसे भी लगाना चाहिए, सिर्फ रटने वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। करंट अफेयर्स पढ़ा जयराम जी की नहीं, आपको पूरा न्यूज़पेपर पढ़ के एनालिसिस करके समझना चाहिए कहानी चल क्या रही है। इजराइल दृढ़ता, विकास एवं प्रौद्योगिकी का एक सशक्त उदाहरण है, भारत के लिए आकर्षण। दूसरा, फिलिस्तीन से हमें क्या मिलेगा? अभी उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है ना कुछ, लेकिन इजराइल से हमें क्या मिलेगा? टेक्नोलॉजी मिल रही है, बहुत ज्यादा डिफेंस के इक्विपमेंट मिल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर कोई लोग भी इमोशनल होके मत सोचिएगा कि ये कैसे कह रहे हैं, ये कैसे कह रहे हैं। जब यूपीएससी आप पढ़ रहे हैं, मैंने पहले बोला तर्क की बुद्धि का उपयोग करें, कूटनीतिक चीजें हमें चलनी होती हैं। हम इमोशनली बहकर नहीं कह सकते कि हाँ हम फलाने के साथ हैं,
हमें कूटनीतिक चलना होता है यूपीएससी में, चाहे आप आईएफएस बन जाएं, चाहे आईएएस बन के सचिव रैंक हासिल करें, ठीक है। सोवियत विघटन के बाद भारत को एक ध्रुवीय विश्व में हथियारों आदि के लिए हथियारों पर निर्भरता है तो इजराइल की जरूरत है। आपने देखा हम 4 लोगों से ज्यादा हथियार खरीदते हैं, एक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस, और अपना मतलब सबका इजराइल, वरना लोग कहेंगे अपना मतलब इजराइल को वो बोलते हुए शब्द निकल जाता है कई बार। तो अमेरिका, फ्रांस, रूस और इजराइल, हम 4 लोगों से बहुत ज्यादा मात्रा में हथियार ले रहे हैं। दोनों देशों के मध्य भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान I4P फंड, जल लवणीकरण के उपचार, कृषि पर कार्य योजना और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, छोटे उपग्रहों के निर्माण आदि जैसे समझौते भी हुए हैं हमारे। तो ये करंट अफेयर से आप देखेंगे। भारत यात्रा के दौरान भी सैन्य क्षेत्रों के अलावा 9 अन्य समझौते हुए, जैसे अंतरिक्ष, सह फिल्म निर्माण, मतलब वही सब चीजें होती हैं। रक्षा आयात में संभावनाएं हैं। मेक इन इंडिया में भी इजराइल महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, निवेश भी कर देता है। इजराइल की कंपनी मॉस चैलेंज एवं नेस्कॉम द्वारा 10 भारतीय स्टार्टअप की वित्तीय मदद की उल्लेखनीय है। वही मैंने जो बताया कि पैसा भी इन्वेस्ट करता है। चुनौतियां आप क्या है, इन्होंने बाद को चुनौतियां बताई, जबकि उसमें क्या लिखा था, देखो यहाँ पे लिखा भी है उन्होंने, अन्य महत्वपूर्ण चुनौतियों को लिखे भारत को की छवि धूमिल। चुनौतियां क्या है, फिलीपींस के मुद्दे पर असमंजस है अभी कि हम साथ दें ना दें, और फिलीपींस अगर पाकिस्तान के साथ बैठ जाए कि हम पाकिस्तान के साथ ही हैं तो हमारा आसान हो जाएगा, हम इजराइल के साथ बैठ जाएंगे। लेकिन जब तक फिलिस्तीन ये नहीं कहता कि हम पाकिस्तान के साथ है, तब तक हम भी इजराइल के साथ नहीं खुलकर आ सकते। जैसे अजरबैजान बैठा है पाकिस्तान के साथ, हम आर्मेनिया के साथ खुला बैठे हैं। तुर्की पाकिस्तान के साथ खुला है तो हम साइप्रस के साथ जाकर डील कराते हैं, ठीक है। तो ये काउंटर करने की कोशिश होती है चीजों को। पश्चिमी एशियाई राष्ट्रों के साथ संबंधों पर असर पड़ सकता है, जहां लाखों भारतीय कर्मगार एवं धन विप्रेषण ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गुट निरपेक्षता की नीति का उल्लंघन माना जाएगा, क्योंकि हम किसी भी गुट में नहीं है। रूस और यूक्रेन का इतना बड़ा युद्ध हो चुका है, हम रूस से इतना सब कुछ खरीद रहे हैं, रूस हमारा बहुत ही अच्छा मित्र है, फिर भी हम खुले तौर पर रूस के साथ नहीं आए थे। हम यूक्रेन भी गए थे, हम का मतलब भारतीय प्रधानमंत्री के परिप्रेक्ष्य में है, भारत यूक्रेन में भी गया था और रूस भी गया था, तो हम किसी के साथ एक साथ नहीं आए थे, ठीक है। लेकिन जब अमेरिका ने ऐसी चाल चली तो हम थोड़ा सा रूस की तरफ मूव हो गए, क्योंकि आपको काउंटर करना पड़ता है कूट निरपेक्षता में, कि उन्हें भी दिखाना पड़ता है कि भाई हमें डराओ मत, हम कहीं और भी चीजें खरीद सकते हैं, हम ये मत समझो दबा लोगे, तुम शेर हो तो हम सवा शेर हैं। जैसा कि रक्षा मंत्रालय से के रक्षा मंत्री जी ने कल एक बात कही थी, न्यूज चैनल में चल रही थी, बहुत ही अच्छी बात थी। कुछ आलोचक इन संबंधों को भारतीय साम्राज्यवादी विरोध एवं गैर आक्रमणकारी नीति का उल्लंघन मानते हैं, विशेषतः फिलीपींस के संबंध में। परंतु स्पष्ट किया जाना जरूरी है, भारत के इजरायली संबंध फिलिस्तीन की कीमत पर नहीं है। भारत का संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी ध्वज के पक्ष में मत देना। हम 2 देशों की वकालत हमेशा से करते आए हैं। फिलिस्तीन प्राधिकरण के बजाय फिलिस्तीनी राज्य का समर्थन एवं हाल ही में संयुक्त राज्य महासभा में यरूशलेम को इजराइल की राजधानी बनाने के अमेरिकी प्रस्ताव के विरोध में मत देना इस बात की पुष्टि करता है। यरूशलेम को राजधानी बनाया जाए, इसके विरोध में हमने मत दे दिया, यानी हम फिलिस्तीन के साथ थोड़ा सा हो गए, ठीक है। तो ये चलता रहता है, कल हम इजराइल के समर्थन में हो सकते हैं, आज फिलिस्तीन के समर्थन में हो सकते हैं। जहां सत्यता है हम वहां रहेंगे, ठीक है। हम किसी एक पक्ष में नहीं रह सकते, जहां सत्य है वहां हम बोलेंगे, और जिसके साथ में सत्य है उसके साथ में हम बोलेंगे, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या क्या इसमें सुधार करने की बात बोली। डिहाइफनेशन नीति को सही तरीके से स्पष्ट करते हुए भूमिका लिखे। जैसे डिहाइफनेशन जो बता दिया, केवल शब्द लिखा, क्या होता है ये नहीं बताया, क्योंकि अब मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता है तो कैसे पता चलेगा, तो मैंने इसलिए आपको पहले ही बता दिया। डिहाइफनेशन जो भी है, डिहाइफनेशन यहाँ पे ना नहीं है, यहाँ पे ये डैश लगा हुआ है, जैसे इन्होंने लिखा डी फिर डैश लगा है फिर हाइफनेशन है। इसका मतलब है वही कि हम अलग अलग देखेंगे, इजराइल के साथ अलग संबंध है हमारे, फिलिस्तीन के साथ अलग है। ऐसा नहीं है कि हम एक को बैलेंस करेंगे तो दूसरे को भी बैलेंस करना आवश्यक है। 2 राज्य समाधान, इजराइल फिलिस्तीन नीति का खंडन और केवल इजराइल के दौरे पर जाना। वही कि हम पहले क्या होता था, एक पास गए तो दूसरे के पास भी जाना है, अब ऐसा नहीं है। लाभ को थोड़ा संक्षेप में दें, मात्रात्मक अशुद्धियां यानी मात्रा, स्पेलिंग, इन सब का भी ध्यान रखें।
इस लाइन को स्पष्ट लिखें, जो यहाँ पे लिखी गई इसको स्पष्ट तरीके से लिखें। वर्तनी अशुद्धि पर ध्यान दें और निष्कर्ष आपने नहीं दिया वो दे। अब देखो 4.5 नंबर स्टार्टिंग से देखो बढ़ रहे हैं नंबर, पहले 3.5 थे, दूसरे क्वेश्चन में 4 हुए, इस क्वेश्चन में 4.5 हुए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, यहाँ से आगे कल देखेंगे वरना लंबी क्लास हो जाएगी, आप देखेंगे नहीं। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। कमेंट आप कर सकते हैं।